Okay, so we'll officially begin with the session. अब सबको मेरी आवाज आ रही है, राइट? Okay, okay, okay. So I'll officially begin. Assalamu alaikum, everyone. My name is Dr. Muhammad Ali Khalid. I'm a graduate of Rawalpindi Medical University, and I welcome you all to the free webinar session organized by a StudyMate and MedExam expert for FCPS Part 1 ophthalmology aspirants on the topic of corneal anatomy. अच्छा जी, तो सेशन को और इस लेक्चर को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ब्रीफ सा ओवरव्यू देना चाहूँगा रिगार्डिंग FCPS Part 1 ऑप्थेल्मोलॉजी एग्जाम। बाय नाउ वी नो कि डेफिनेटली आप लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि FCPS Part 1 एग्जाम के दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर जो जितनी भी हमारी जनरल चीज़ें हैं, जो जनरल टॉपिक्स हैं, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। Whereas paper 2, just a second, I think I'm having some issue right now. ओके ओके ओके, तो पेपर 2 के अंदर बेसिकली जो पेपर 1 है उसके अंदर तो हमारे जनरल टॉपिक्स होते हैं जो आप जेनेरिक प्रेप के अंदर आप सारे के सारा तैयारी करते हैं। पेपर 2 से रिलेटेड आई विल गाइड यू रिगार्डिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर द पार्ट ऑफ द ऑप्थेल्मोलॉजी क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अंदर ऑप्थेल्मोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसकी जो डिवीजन होती है वो कोई फिक्स नहीं होती, वो अक्सर वेरी करती है। जो ऑप्थेल्मोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम अराउंड 45 क्वेश्चंस टू 80 क्वेश्चंस। कभी कभार ऐसे भी हुआ है, कुछ ऐसे भी पेपर्स हुए हैं जिसके अंदर सिर्फ 45 या 40 क्वेश्चंस थे ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड इन पेपर 2, और कुछ ऐसे भी पेपर्स आए हैं जिनके अंदर अप टू 80 टू 90 क्वेश्चंस थे फ्रॉम ऑप्थेल्मोलॉजी। अब जो ऑप्थेल्मोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बेसिकली डिवाइडेड होते हैं। अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी के प्रोस्पेक्टस पढ़ें FCPS पार्ट 1 के लिए, तो वो डिवाइडेड होते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसमें आ जाती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ द आई, फार्माकोलॉजी ऑफ द आई, पैथोलॉजी एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बड़ा चंक होता है ना यूजुअली क्वेश्चंस का, वो होता है एनाटॉमी से, और उसके लिए एक स्पेसिफिक बुक है दैट वी हैव टू कवर, दैट इज द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द आई बाय रिचर्ड स्नेल, और which is also known as the Snell's ocular anatomy. अब ये कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है कि एनाटॉमी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन अगर आप जनरल ट्रेंड देखें सारे क्वेश्चंस का, तो उसमें से एनाटॉमी का सबसे मेजर चंक होता है। और एनाटॉमी इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई की, क्योंकि ये वो एनाटॉमी नहीं है जो हमने MBBS के अंदर पढ़ी होती है। ये थोड़ी सी डिटेल्ड है, थोड़ी सी और इंट्रिकेट है, और हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। देन वी हैव द फिजियोलॉजी। जो फिजियोलॉजी सेक्शन होता है वो हमें मोस्टली कवर करना होता है फ्रॉम अ बुक व्हिच इज कॉल्ड एज जॉन फेरिस ऑप्थेल्मोलॉजी। अगर आप प्रोस्पेक्टस देखें तो उसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि गाइडेंस से भी लिए गए हैं और BRS फिजियोलॉजी के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन एज पर द जनरल ट्रेंड जॉन फेरिस का फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो रीड किया जाता है। देन वी हैव द फार्माकोलॉजी ऑफ द आई व्हिच इज अगेन डन फ्रॉम द जॉन फेरिस। देन वी हैव पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे टॉपिक पैथोलॉजी के लिए किसी पैथोलॉजी की बुक से आएगी कवर नहीं कर पाते, एंड इट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। मैं भी पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जोगी, जतोई या कोई भी पैथोलॉजी की बुक को डिटेल से स्टडी करें। रीजन बीइंग, आपने सारे के सारे पेपर 1 के भी आपने बुक्स करनी होती हैं, फिर हमें एडिशनल स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी भी करनी होती है, हमें आई के पास पेपर्स भी करने होते हैं, और पैथोलॉजी का सेक्शन जो होता है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि अगर आप किसी मजीद बुक को उठा के स्टडी करना शुरू करेंगे तो यू वोंट हैव एनी टाइम फॉर रिविजन। तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच यही होती है, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, कि मैंने उसामा's नोट्स के अंदर से पैथोलॉजी का सेक्शन देखा था और उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको बुक से स्किम कर लिया था। देन वी हैव द एम्ब्रियोलॉजी सेक्शन, और एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी वैसे तो उसामा नोट्स जो कि एक कंपाइलेशन है पास्ट पेपर्स की, गोल्डन फाइल आप कह सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए, उसके अंदर एक सेक्शन है एम्ब्रियोलॉजी का। इन माय ओपिनियन दैट इज क्वाइट सफिशिएंट, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आई के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ डेरिवेटिव्स ही पूछे जाते हैं।
वैसे इसका एक सेपरेट चैप्टर भी है स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी के अंदर, लेकिन अगर आप सिर्फ डेरिवेटिव्स भी अच्छे तरीके से याद कर लें तो वो भी काफी हद तक कवर कर लेता है. सो कमिंग बैक टू द सेशन फॉर टुडे, in which I'll be discussing the corneal anatomy. Now I'll officially begin with the lecture. Okay. I think there's a slight lag. Okay, now it's working. अच्छा जी, आज जब हम कॉर्निया की एनाटॉमी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले we'll discuss some general considerations. This is the region that we are going to be discussing right now. ठीक है, this transparent region over here. The cornea forms anterior 1/6 of the eyeball, which is the outermost layer through which the light passes. Light cross करती है cornea के through, it enters the pupil and eventually it falls onto the retina. It measures 10.6 millimeters vertically and 11.7 millimeters horizontally. अब आई की एनाटमी में बहुत सारी आपको इस तरह की वैल्यूज नजर आएंगी और ये डायमेंशंस हमें याद करनी होती हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ एक नोटपैड रख लें और जितनी भी इस तरह की डायमेंशंस हैं इनको आप साथ साथ जॉट डाउन करते रहें ताकि बाय द एंड ऑफ योर प्रेप, आप जब भी आई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रेप के एंड के ऊपर आपके पास एक कंप्लीट आपके नोट्स बने हुए हों जिनके अंदर ये सारी डायमेंशंस और सारी वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास लिखी हुई हों. So it measures 10.6 millimeters vertically and 11.7 millimeters horizontally, which means कि horizontally cornea का diameter ज़्यादा होता है as compared to the vertical diameter. Then the cornea is thinnest at the center, around 0.5 to 0.6 millimeters. It is thicker at the periphery, 0.7 millimeters. The radius of curvature of the anterior surface is 7.7 millimeters and the radius of curvature of the posterior surface is 6.9 millimeters. अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली आई का एक सेक्शन होता है ऑप्टिक्स. ये ऑप्टिक्स का एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है. सो यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. ये थोड़ा सा एलैबोरेटिव चीज है. अभी आपको सिर्फ ये वैल्यूज याद होनी चाहिए. The cornea is frequently more curved in vertical than in the horizontal plane. वर्टिकल प्लेन के अंदर ये ज्यादा कर्व्ड होती है एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसके लिए सिंपल सा एक निमोनिक है CV, कर्व्ड इन द वर्टिकल प्लेन. It is the main structure responsible for refraction of light entering the eye. It is not the lens, rather it is the cornea. The refractive index of cornea is 1.37. Again, an important point. और जो मैंने रेड में पॉइंट्स किए हैं ये मोस्टली इसी तरह के पॉइंट्स हैं जो कि या तो पूछे जा चुके हैं या फिर ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. The anterior surface of the cornea is maximum contributor to the refractive power of the eye. As I said earlier, cornea की जो contribution होती है that is 43 diopters out of the 59 diopters, जो कि total refraction power होती है of the eye. ठीक है, उसमें से 43 diopters जो contribution है that is of the cornea. Okay, so now coming to the structure. The cornea consists of 5 layers microscopically. The epithelium, Bowman's membrane, stroma, Descemet's membrane and the endothelium. आपने इसको डायग्राम के साथ आपने याद करना है, तो इसके साथ आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. सबसे पहले we have this epithelium over here, then we have the Bowman's layer, then we have the stroma, the Descemet's membrane, and finally the endothelium. अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले the first layer, which is the epithelium. It consists of 5 layers. ये भी हम देख सकते हैं कि epithelium के अंदर more than 1 layers हैं, as shown in the diagram. The superficial cells are non-keratinized stratified squamous cells, and the deepest cells are columnar. ये हम यहाँ पे नजर आ रहा है. ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं these are non-keratinized stratified squamous, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इनकी शेप जो है वो थोड़ी सी elongate हो रही है, और finally we have this
columnar cell layer. At the corneoscleral junction, which is the limbus, the epithelium becomes thicker and it may contain more than 10 or more layer of cells. लिम्बस जो होता है ना, दिस इज दिस रीजन जहां पर कॉर्निया और स्क्लेरा मीट करते हैं, इस जगह को हम लिम्बस बोलते हैं. ठीक है. हम जैसे जैसे सेंटर से टुवर्ड्स द पेरिफेरी आते हैं तो यहाँ पर सेल्स की जो लेयर्स हैं ये बढ़ जाती हैं और पेरिफेरी पे आते आते मोर देन 10 लेयर्स भी हो जाती हैं. Greater part of the epithelium is devoid of immunocompetent dendritic cells called the Langerhans cells. These cells may be present at the periphery only. तो periphery का एक और point आ गया कि जो Langerhans cells होते हैं, which are the immunocompetent dendritic cells, they are only present at the periphery, not in the center. The electron microscopy shows that superficial most cells of the epithelium have microvilli that project into the tears. और इनका फंक्शन क्या होता है? दे असिस्ट इन रिटेनिंग द टेयर फिल्म. जो सुपरफिशियल मोस्ट सेल्स हैं यहाँ पर माइक्रोविलाई होते हैं जो कि टेयर के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली टेयर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं. हेमीडेस्मोसोम्स अटैच द डीपेस्ट कलमनर सेल लेयर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियम. दिस इज इंपॉर्टेंट. इस तरह की चीजें जो होती है ना, जो अटैचमेंट्स हैं और कौन से स्ट्रक्चर्स अटैच करते हैं, दीज आर हाई यील्ड, ये पूछा जाते हैं. So hemidesmosomes are the structures which connect the deepest columnar layer, this columnar layer, to the basement membrane of the epithelium. This is important. अभी हम आगे भी चल के देखते हैं. The basement membrane of the corneal epithelium is tightly attached to the layer 2, that is the Bowman's membrane. अब आपने यहाँ पर ये समझना है, जो deepest layer थी हमारी epithelium की, that was attached to the basement membrane. And the basement membrane was eventually attached to the second layer, which is the Bowman's layer. तो ये दोनों different हैं यहाँ पे. ठीक है? You have to remember this. The complete turnover of the epithelial cells occurs in 7 days. 7 days के अंदर ये complete epithelial cells जो हैं shed off होते हैं और फिर replace हो जाते हैं. Now, another important point. What are the palisades of what? At the limbus, the epithelium is thrown into radial folds. This is the area where new cells are formed by mitotic division and move from the periphery towards the center. This region is called the palisades of Watt. अब as we can recall, हमने भी कहा था कि जो epithelium की layer होती है, जैसे जैसे हम periphery की तरफ जाते हैं तो इनकी layers बढ़ जाती हैं, up to 10 layers जो होती हैं वो बन जाती हैं. तो इसी जगह के ऊपर ही, periphery के ऊपर ही, यहाँ पर जो layers होती हैं ये they are thrown into radial folds और ये epicenter बनता है जहां से नए cells mitotically divide करते हैं and they eventually reach towards the center. So this region over here where the epithelium is thrown into radial folds and it forms the epicenter of the mitotic division, this region is known as the palisades of Watt. This is another high yield point, you have to remember this. ये तो हो गई बात हमारी epithelium की. Now we'll come to the second layer, which is the Bowman's layer. It is immediately beneath the basement membrane of the corneal epithelium. As I said earlier, corneal epithelium के last layer जो columnar cells की होती है वो attach करती है with the basement membrane और basement membrane पे tightly adhere करती है with the Bowman's layer. Then it is immediately beneath the basement membrane. Its thickness is 8 to 12 microns. And another important point, the Bowman's layer cannot regenerate. ये आपने याद रखना है और ये पूछा भी जा चुका है in past papers. When it is damaged, it is replaced by fibrous tissue. It does not have the capacity to regenerate. Moving on to the third layer, the substantia propria or the stroma. It forms in 90% of the corneal thickness. और ये बिल्कुल evident है इस diagram के अंदर. This is the stromal layer. It mainly consists of type 1 collagen. Another high yield point. Stroma के अंदर type 1 collagen होता है. The collagen fibrils are embedded in glycosaminoglycans and lying in between the lamellae are flattened fibroblasts, which are occasionally macrophages. Lymphocytes भी occasionally होते हैं और polymorphonuclear leukocytes are also seen. लेकिन mainly we have the fibroblasts. Then the final most important point regarding this layer, the corneal transparency is due to the lattice arrangement of the collagen fibrils. ये हाई यील्ड है और ये पूछा जा चुका है. Now what is this lattice arrangement? We'll see in this diagram. देखें जो नॉर्मल कॉर्निया होती है ना
उसके अंदर इस तरह से कोलेजन के फाइबर्स की अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल रेगुलर और इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द लैटिस अरेंजमेंट. इसके अंदर क्या होता है, इक्वल डायमीटर होता है, कोलेजन फाइबर्स इक्वल होते हैं, इक्वली डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर. और इस अरेंजमेंट की वजह से जो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी होती है वो मेंटेन्ड होती है. अब क्या होता है, जब भी कभी कॉर्निया के अंदर फ्लूइड आ जाएगा या एडिमा आ जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो अरेंजमेंट है ना, ये ऐसा ऐसा डिस्टर्ब होके ऐसी हो जाएगी. और जब इस अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस आएगी तो अल्टीमेटली जो कॉर्निया है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, वो फिर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि the corneal transparency is maintained by the lattice arrangement of the collagen fibrils. Moving on to the fourth layer, which is the Descemet's membrane. It lies posterior to the substantia propria, जैसे हमने ये देखा, which was the stromal layer, and is the basement membrane of the endothelium. हमने कहा था कि जो एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट है और बोमेन्स लेयर एक सेपरेट लेयर है. लेकिन यहां पर हम ये कह रहे हैं कि डेसिमेट्स मेम्ब्रेन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियम. So this is important. You have to remember this differentiating point. ठीक है. It contains type 4 collagen. इसमें type 4 collagen होता है और स्ट्रोमा के अंदर we had type 1 collagen. Then what are these Hassel-Henle bodies? At the periphery of the cornea, there are small protrusions from the membrane, from the Descemet's membrane, extending into the anterior chamber. These are called the Hassel-Henle bodies and they increase with age and are considered as normal aging phenomenon. ये this over here, this region over here, iris से आगे और आपकी कॉर्निया के पीछे, this is the anterior chamber of the eye, right? तो ये क्या होता है कि इस Descemet's membrane से कुछ protrusions निकलती हैं और वो protrude करती हैं towards the anterior chamber. These protrusions, they are normal aging phenomena and these are known as the Hassel-Henle bodies. Then, at the inner margin of the cornea, this membrane terminates abruptly and becomes continuous with the trabecular tissue on the inner wall of the canal of Schlemm. This abrupt termination or anterior bordering of trabecular meshwork is known as the Schwalbe's line. ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ in this diagram. This is a very good diagram. मुझे बहुत पसंद है ये, और ये अगर आप इसको properly study करके साथ इसको देखते हुए चीज़ें पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं समझना. तो we'll see over here. हमने ये कहा है कि this was the cornea. ये इसकी सबसे पहले epithelial layer है, and as we move forwards, you can see this blue line over here, this fine blue line. This is the Descemet's membrane. ठीक है. यहाँ पर जब Descemet's membrane terminate करती है ना, जहाँ पे इस जगह के ऊपर जहां पे ये टर्मिनेट कर रही है, इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेबेक्युलर मेशवर्क. दिस रीजन ओवर हियर इज द ट्रेबेक्युलर मेशवर्क व्हिच इज द पार्ट ऑफ द एरिडोकॉर्नियल एंगल. यहां पर जहां पर ये डेसिमेट्स मेम्ब्रेन टर्मिनेट कर रही है ना, ये देखें दिस लाइन ओवर हियर, दिस लाइन इज नोन एज द Schwalbe's line एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क. ठीक हो गया. और ये पूरा जिस तरह कॉर्निया एक सर्कल के अंदर है तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है इस तरह से. सो it is the termination of the Descemet's membrane which forms the Schwalbe's line. And the last important point regarding the Descemet's membrane, the Descemet's membrane can regenerate. When damaged, it is regenerated by the endothelial cells. Endothelial cells इसको regenerate कर देते हैं. जो Bowman's layer थी, it could not regenerate, or whereas the Descemet's membrane, it can regenerate. Okay, moving on to the final layer, which is the endothelium. It is a single layer of flattened cells that are polygonal in shape. The endothelium is continuous with the endothelial cells that line the spaces of the iridocorneal angle and the anterior aspect of the iris. अब देखें this, ये कॉर्निया के सबसे posterior most layer है ना, endothelium. तो ये endothelium यहाँ से क्रॉस करते हुए कवर अप करते हुए आती है आइरिडोकॉर्नियल एंगल पे एंड इवेंचुअली ये कंटीन्यूअस हो जाती है विद द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आइरिस. ठीक हो गया. इसका फंक्शन क्या होता है? इट मेंटेन्स द नॉर्मल हाइड्रेशन ऑफ द कॉर्निया बाय बैरियर फंक्शन, by limiting the access of water from the aqueous humor to the cornea and by active transport mechanism which is known as the endothelial pump. अब देखें ये एंडोथेलियम है यहाँ पे कॉर्निया की पोस्टीरियर मोस्ट लेयर, और इस जगह पर पड़ा हुआ है हमारा एक्सक्यूज मी एक्वस ह्यूमर.
तो ये एक्वस ह्यूमर जो होता है ना, इसको प्रिवेंट करना होता है कि ये किसी तरह से कॉर्निया के अंदर एंटर ना हो, क्योंकि अगर कॉर्निया के अंदर एंटर हो गया और स्ट्रोमा में चला गया तो क्या होगा, जो हमने जैसे पहले कहा कि जो लैटिस अरेंजमेंट है वो उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी और अल्टीमेटली कॉर्निया जो है वो एडिमेटस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करती है एंडोथेलियम कि इसकी एंट्रेंस को प्रिवेंट करती है, और अगर कुछ फ्लूइड चला जाए तो इट removes that fluid by the active transport mechanism which is known as the endothelial pump. So this is important regarding the endothelial layer. The endothelium has 5,000 cells per millimeter square at birth, 3,000 at 40 years of age, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेस देन 500 cells they cause corneal edema. ओके, तो ये तो हो गई हमारी सारी लेयर्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स। द कॉर्निया इज डिवॉइड ऑफ लिम्फेटिक्स एंड ब्लड सप्लाई। At the periphery of the cornea, there lies a network of capillary blood vessels originating from anterior ciliary arteries. Anterior ciliary arteries का एक capillary network पड़ा होता है बिल्कुल इसकी periphery के ऊपर, और इसकी नरिशमेंट कैसे होती है, फ्रॉम द डिफ्यूजन फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर एंड फ्रॉम दीज कैपिलरीज एट इट्स एज। इसके जो जो कॉर्निया के पीछे एक्वस ह्यूमर पड़ा हुआ है उसके थ्रू डिफ्यूजन होती है, और जो कैपिलरीज हैं एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज की, इसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ये अपनी नरिशमेंट रिसीव करती है। द कॉर्निया रिसीव्स ऑक्सीजन, स्पेसिफिकली जब ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए, एट द सेंटर डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिसॉल्व्ड इन द टेयर फिल्म। ठीक है, सेंटर के अंदर इट रिसीव्स डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड दैट इज द ऑलवेज दिस ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन जब भी एग्जिस्ट कर रही हो। देन peripherally by the diffusion from the capillaries as I stated earlier. तो सेंटर में ऑक्सीजन रिसीव करती है कॉर्निया डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। Now coming to the nerve supply, this is more important as compared to the blood supply and the lymphatics of the cornea. ये repeatedly पूछी जाती है। Nerve supply is through the long ciliary nerves, which is the branch of the nasociliary nerve, which is the branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. आपको ये पूरा सारे के सारे जो इसकी सब डिविजन्स हैं ये पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई सा भी इसमें से ऑप्शंस के अंदर हो सकता है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, सो यू शुड नो ईच एंड एवरी वन डिविजन। Axons of these nerves in the cornea are naked. They are unmyelinated and devoid of the Schwann cells. The axons are sensitive to pain and cold. Pain and cold से sensitive होती हैं cornea. These axons, the nerve supply which is being provided to the cornea. ये तो सारी बातें हो गई anatomy से related, and there are certain other high yield points that I added. The central optical zone, ये क्या होता है? This is the central region of the cornea, 3 to 4 millimeters in diameter, which overlies the pupilla of the eye, and it is responsible for the formation of image on the foveal part of the retina. So that is the central optical zone. Then, what is arcus senilis? These are white arcs, superiorly and inferiorly, almost always separated from the limbus by interval of 1 millimeter. और ये क्यों बनती हैं? They occur because of the infiltration of the lipid. कॉर्निया के ऊपर और नीचे 1 मिलीमीटर से डिस्टेंस के ऊपर ये व्हाइट आर्क्स होती हैं, और ये बनती हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिपिड्स की वजह से। So this is the arcus senilis. Then, what is the Fuchs dystrophy? It is the disease in which the endothelium layer of the cornea dies off. तो क्या होता है, हमने क्या कहा था कि जो एंडोथेलियल लेयर है उसका फंक्शन क्या था? उसका यही फंक्शन था कि उसने कॉर्निया के अंदर फ्लूइड को जो पेनिट्रेट करने से रोकना था। एंडोथेलियल पंप ने फ्लूइड को, अगर कोई थोड़ा सा फ्लूइड जाता भी है तो उसको वो एंडोथेलियल पंप के जरिए वापस पुश आउट कर देती है, ताकि उसमें किसी किस्म की एडिमा डेवलप ना हो और उसकी लैटिस अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस डिजीज के अंदर होता ये है कि एंडोथेलियल लेयर जो है वो दैट डाइज ऑफ। When there is no endothelial pump, the fluid builds up and vision becomes hazy, क्योंकि cornea जो है that will become translucent. Okay, so now coming to the past paper questions. The corneal reflex afferent, ophthalmic branch of the trigeminal nerve, as I told you. ठीक है कि ये वो लॉन्ग सिलियरी नर्व के बाद नेज़ोसिलियरी नर्व, ऑफ्थाल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। देन
Sensory nerve supply of the cornea is nasociliary nerve. Again, similar question. Corneal epithelium lies on the Bowman's membrane, which is the second layer. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. The Bowman's membrane, it cannot regenerate. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि Bowman's membrane regenerate नहीं करती, whereas Descemet membrane जो होती है, that can regenerate. Corneal transparency is maintained by the lattice arrangement of the collagen fibrils. ये भी पूछा जा चुका है. The Descemet's membrane contains type 4 collagen. जैसे मैंने आपको कहा था, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर कोलेजन की टाइप्स एंड इस तरह की जो पिन पॉइंटेड चीजें होती हैं वो लाजमी पूछी जाती हैं. डेसिमेट्स मेम्ब्रेन में टाइप 4 कोलेजन है और जो स्ट्रोमा थी दैट कंटेन्ड टाइप 1 कोलेजन. ट्रू रिगार्डिंग कॉर्निया, द डेसिमेट्स मेम्ब्रेन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियम. जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रेस किया था कि डेसिमेट्स मेम्ब्रेन जो है दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियम, वेयर एज जो बोमेन्स मेम्ब्रेन होती है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट होती है. एपिथेलियम जो होती है, एपिथेलियम की लास्ट लेयर जो होती है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सेपरेट, दैट इज नॉट द बोमेन्स लेयर. एंडोथेलियम, द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड बाय द एंडोथेलियल पंप. अब जब एंडोथेलियम से रिगार्डिंग पूछा जाएगा आपसे ट्रांसपेरेंसी का, तो उसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन था दैट वाज द एंडोथेलियल पंप, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया. Corneal transparency is maintained by intact endothelium. ये भी डिस्कस कर लिया. The corneal source of energy pathway is glycolysis. This is another point. ये हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये फार्माकोलॉजी का और बायोकेमिस्ट्री का पॉइंट है इनफैक्ट, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. The corneal source of energy pathway is glycolysis. Source of oxygen for the cornea in 1-year-old child is atmosphere. ये चाहे कोई भी एज ग्रुप दिया हुआ हो, जो बेस्ट ऑप्शन होगी ऑक्सीजन के लिए दैट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेयर. Fuchs dystrophy occurs in endothelium. Regarding cornea, it has 523 to 530 microns, about 0.5 millimeters. हमने कहा था कि सेंटर के ऊपर 0.5 millimeters है और पेरिफेरी पे कॉर्निया की थिकनेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, it is around 0.7 millimeters. Corneal detergency is by the tear film. इसका मतलब यही है कि जिस तरह की कॉर्निया क्लियर किस तरह से मेंटेन होती है, detergency is maintained by the tear film. The epithelium, stratified squamous non-keratinized, we discussed this too. The corneal edema, injury to the endothelium. Again, repetition. Okay, so this was it. If you guys have any questions, or if you guys can give the feedback regarding the lecture. Now I'll read the chat too. I'm really sorry जी, थोड़ा सा actually late हो गए start करते हुए. हम सिर्फ wait कर रहे होते हैं कि maximum participants जो हैं वो join कर लें. If you guys can give your valuable feedback, everything was clear. Okay, so we have this information regarding our courses. May 21 attempt के लिए हमारा जो course है next, that is being started from the 10th of Feb. These are the specialties that we are offering: medicine and allied, surgery and allied, diagnostic radiology, gynae and obs, ophthalmology, ENT, and dentistry. Thank you very much. Thank you. Okay, so this is the course format. Discussion of the basic topics tested in FCPS 1 exam. Video lectures that will be available throughout the day. Live sessions, if missed, will be available in video form throughout the day. आपके पास access होती है videos की, आप जब भी देखना चाहें आप देख सकते हैं.
Then there is discussion of the golden files, mock exam, multiple tests to assess your knowledge, study guidelines, practice of MCQs, and one-on-one access. This is the team, our chief mentor, Dr. Ahmed Hassan, my senior in RMU, a wonderful person and like an elder brother, और इनकी guidelines पर ही हम लोग भी चलते आए हैं और माशाल्लाह now he is guiding everyone. These are the chief mentors. Okay, so the free webinar week will continue, or these are the topics that are going to be discussed by rest of the mentors, inshallah. Dr. Hamad Ayaz will discuss the brachial plexus on 24th of January. Then Dr. Muawiz Aslam, our mentor for ENT program, will discuss the paranasal sinuses on 26th of Jan. Dr. Serish Nazim will discuss the orientation of the pelvic anatomy on 27th. And Dr. Taimur Zahid will discuss metal and alloys on the 30th of January. Thank you very much.